हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभय प्रताप सिंह। दोस्तों, ये मैंने सीरीज ऑफ वीडियोस शुरू करी है जिसका पर्पस है कि लीगल जो कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स हैं और जो लीगल केसेस आ रहे हैं उनसे डिस्कस करने की। अक्सर देखा गया है कि हम कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं या कहीं पर हेड नोट्स पढ़ते हैं और अपनी ओपिनियंस बना लेते हैं। तो अभी लेटेस्ट क्या हुआ, आई वॉज इन यूनिवर्सिटी और मैंने आसपास देखा कि एक न्यूज आई कि भैया, इफ अ पर्सन अप्लाइज फॉर अ पोस्ट इन SC ST और OBC कैटेगरी, किसी भी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करता है तो ही और शी विल नॉट बी एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर द जनरल कैटेगरी, दैट इज अनरिजर्व पोस्ट। तो सवाल यह है कि भैया क्या एक्चुअली ऐसा है? तो उसके लिए मुझे आउट ऑफ क्यूरोसिटी मैंने वो जजमेंट पढ़ी। अब वो जो जजमेंट है, वो जजमेंट क्या कहती है? उस जजमेंट में सवाल ये आया जो मैंने आपको भी बताया, मतलब कि ऐसे केस में होगा क्या। उसको समझने के लिए हमें उसके फैक्ट समझने चाहिए कि स्टोरी है क्या। स्टोरी ये थी कि एक लेडी थी दीपा ने अप्लाई किया लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए। कहां पर? एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी। उन्होंने OBC कैटेगरी में अप्लाई किया, क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, क्योंकि उनकी उम्र उस टाइम 26 वर्ष हो चुकी थी, 26 ईयर्स। और OBC कैटेगरी में ऑलरेडी वन सेरिना जोसेफ वाज सिलेक्टेड, इनके 93 मार्क्स थे। अब जहां तक बात दीपा की थी, उनके 82 मार्क्स थे। लेकिन दीपा का ये कहना था कि भैया, जनरल कैटेगरी में 70 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग थे, लेकिन कोई भी कैंडिडेट वाज नॉट एलिजिबल टू बी क्वालिफाइड फॉर दैट। यदि कोई भी आदमी जनरल में या कि अनरिजर्व पोस्ट पे नहीं है और मेरे मार्क्स 82 हैं, आई शुड बी कंसिडर्ड। इस बात को लेकर शी नॉक द डोर ऑफ केरला हाई कोर्ट, बट केरला हाई कोर्ट ने उनकी रिट को डिसमिस कर दिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट के पास जब वो रिट के अगेंस्ट अपील में आए तो प्रश्न क्या था? तो प्रश्न यह था कि क्या एक व्यक्ति जो SC ST या OBC कैटेगरी में फॉल करता है और कल को वो क्वालिफाई करता है, उसके मार्क्स जो आते हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के रिक्वायर्ड मार्क्स से ज्यादा आते हैं, क्या वह ऐसी सूरत में वह जनरल कैटेगरी में, जो कि हम कह सकते हैं अनरिजर्व पोस्ट पे सिलेक्ट होने के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं? दोस्तों, मैं आपको वैसे बताना चाह रहा हूं, जनरल कैटेगरी वैसे हम वर्ड यूज करते हैं, इट इज बेसिकली अनरिजर्व पोस्ट, इट इज नॉट एनी कैटेगरी। एनीवेज, यदि वो एलिजिबल हैं या नहीं है, अगर हैं तो किन सर्कमस्टेंसेस में एलिजिबल हैं, ये बात हमें समझनी है। इसको समझने के लिए पहले हम दो सिचुएशंस ले लेते हैं, दो एग्जांपल्स, दो इलस्ट्रेशन। उन इलस्ट्रेशन से ही हमारी आगे की जर्नी समझ में आएगी। पहली इलस्ट्रेशन ये है, मान लीजिए एक व्यक्ति है A, उन्होंने UPSC सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई किया, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया किसी भी प्रकार का, ना एज का, ना अटेम्प्ट का, ना रिलैक्सेशन इन मार्क्स का। हर जगह उन्होंने फ्लाइंग कलर से बहुत अच्छे नंबर लिए और वो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। तो अब क्या वो जनरल कैटेगरी में आ सकते हैं, क्योंकि फॉर्म तो उन्होंने OBC में भरा था? एक सवाल। दूसरी सिचुएशन ये है कि एक कैंडिडेट B है जिन्होंने भी फॉर्म OBC में भरा, क्योंकि वो OBC थे, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, या मान लीजिए उन्होंने जो प्रीलिमिनरी क्वालिफाई किया वो कम मार्क्स थे उनके जनरल कैटेगरी से। अब फाइनल सिलेक्शन में उनके मार्क्स ज्यादा आ गए, तो क्या वो जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हो सकते हैं? अब ये सवाल है। अब अगर मैं इस प्रेजेंट केस की बात करूं, वो शायद कैटेगरी B में आ रहा है, राइट? अब जब ये सिचुएशन कैटेगरी B में आई सुप्रीम कोर्ट के पास कि भैया, जब दीपा ने एज रिलैक्सेशन क्लेम करी, तो अब हम क्या करें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए, ये जो पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, DOPT है, और DOPT ने कुछ इंस्ट्रक्शंस और रूल्स बनाए हैं। जो रूल्स और इंस्ट्रक्शन DOPT के हैं, उनके अकॉर्डिंगली ये क्लियर मेंशन्ड है कि in case a person claims any benefit in terms of relaxation in age, marks or number of attempts, then he or she will not be eligible
to be appointed against an unreserved post, even if he or she has more marks than the general category. मतलब कि यदि कोई आदमी ये रिलैक्सेशन ले लेता है एज में, अटेम्प्ट में, मार्क्स में, और बाद में उसके मार्क्स बहुत ज्यादा आ भी जाते हैं जनरल कैटेगरी से, तो वो जनरल कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे, वो अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे, SC, ST या OBC में। उन्होंने कहा भैया ये तो रूल में लिखा है। अब रूल में लिखा है तो इसमें कोई इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है, ये तो लॉ है जो आपने जिसके अब रूल के थ्रू आपका एग्जाम हुआ, सिलेक्ट हुए, उसमें लिखा है। लेकिन दीपा की तरफ से जो उनके वकील थे उन्होंने कहा कि भैया सर बात एक ये है कि जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, उसमें तो ये कहा गया था कि भैया अगर आप SC, ST या OBC हैं, आपने कोई बेनिफिट लिया या नहीं लिया, लेकिन अल्टीमेटली आपके मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी से ज्यादा आ रहे हैं तो आप वहां पर एलिजिबल हैं और आप वहां पर पोस्ट मिलेगी। तो उन्होंने कहा सर वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ने करा और आप भी सुप्रीम कोर्ट हैं, तो आपकी ओपिनियन बात ठीक नहीं है, आपको सोचना चाहिए। तो देखिए कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। कोर्ट ने उस जजमेंट को पढ़ा, इन फैक्ट्स को पढ़ा और कोर्ट ने कहा देखिए जो जितेंद्र कुमार सिंह की जजमेंट है वो रिलेटेड है यूपी पब्लिक सर्विस रिजर्वेशन ऑफ SC, ST, OBC एक्ट 1994 और उसकी इंस्ट्रक्शन। कोर्ट ने उनको पढ़ा तो कहा कि भैया वो स्टेट गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके रूल्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में DOPT का रूल क्लियर है, इसलिए ये जो जितेंद्र कुमार सिंह का केस है वो हमारे इस केस पर एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इससे दो बातें निकल के आई, एक स्टेट और सेंटर के दोनों के रूल्स अलग हो सकते हैं, सर्विस रूल्स। दूसरी बात कि अब इससे केस में फैसला फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि अगर हम पहली इलस्ट्रेशन की बात करें जहां पर कोई बेनिफिट नहीं लिया हुआ था, तो वहां पर अगर हम यूपी की बात कर रहे थे उस इलस्ट्रेशन में, या हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में भी कंसिडर हो सकते हैं आपके मार्क्स अगर ज्यादा हैं, क्योंकि आपने कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया। दूसरी बात, दूसरी सिचुएशन में जहां पर आपने बेनिफिट लिया हुआ है, कोई रिलैक्सेशन एज, अटेम्प्ट्स, मार्क्स में, वहां पर देखिए यूपी मतलब अगर हम बात कर रहे हैं उस केस जितेंद्र कुमार सिंह के परिप्रेक्ष्य में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम DOPT के रूल की बात करते हैं जो कि प्रेजेंट केस की बात है दीपा EV के केस में, तो आपको जनरल कैटेगरी की सीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे चाहे आपने सब कुछ टॉप कर दिया हो। लेकिन मैं आपको एक बात और यहां बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके फॉर्म की फीस कम है या ज्यादा है उसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी कि वुमेन के लिए फीस माफ है, आप मान लीजिए SC के लिए फीस 250 रुपए है, जनरल के लिए 1000 रुपए, आप सोचे अरे इस वजह से फर्क पड़ जाएगा। नो, ये नहीं है। मैंने जो बातें आपको ऑलरेडी लिखी है ये वही कंसिडर होंगी। ठीक, अब कहानी इस सारी बात से आई। इसके बाद दोस्तों मैंने शुरू किया है माइंड बस्टर्स। ये माइंड बस्टर्स का बात है कि इस जजमेंट से क्या सोच के हमें निकल मिला है और क्या कंटेम्पररी हम इस रिजर्वेशन के बारे में कुछ चल रहा है, ताकि हमारे पास फूड फॉर थॉट रहे जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं या हम जनरल अवेयरनेस हमारी बनी रहे। तो इस सारी कहानी में पहली बात जो निकल के आई कि प्रेजेंट केस को हमें समझना है। इस केस में दीपा जी ने जो केस डाला उसमें ये कहा कि मुझे DOPT के रूल्स के हिसाब से, क्योंकि कोई जनरल कैटेगरी में नहीं है, मुझे नौकरी दी जाए। जिसमें कोर्ट ने कहा नहीं, रूल में ये लिखा है, नहीं दे सकते। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, संवैधानिक वैधता, जो वैधता थी इस कानून की कि क्या ये सही है, रूल कैसे देना चाहिए या नहीं चाहिए, वो चैलेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि कल को कभी रिट डले तो इसको ये चैलेंज हो सकता है कि DOPT का रूल सही है या गलत है, या यूपी का जो रूल है 94 वाला वो सही है या गलत है, वो कोर्ट के आगे नहीं गया। तो इसीलिए हम ये कहें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सही है, वैलिड इनवैलिड, कुछ फैसला नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि प्रेजेंट सिनेरियो में सोचने की बात ये उठी कि आप हैरानी की बात है कि OBC कैटेगरी में 93 वाला सिलेक्ट हुआ, 82 वाला कह रहा है मुझे नौकरी दीजिए। जनरल कैटेगरी में नन कुड गेट क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 70। सोचने का विषय है। लेकिन अगली बात, एक रिसेंटली काफी मार्केट में रूमर आई कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दे दी।
मुस्लिम को रिजर्वेशन दे दी। लेकिन दोस्तों रिजर्वेशन की जहां तक बात है, ऐसा नहीं है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने मुस्लिम को रिजर्वेशन दी। रादर तेलंगाना गवर्नमेंट में ऑलरेडी मुस्लिम्स को रिजर्वेशन थी 4%, जिसे गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 12% कर दिया है। एंड दे हैव गिवन अ वैलिड लॉजिक आल्सो। उनका कहना है कि भाई जब हमारी स्टेट अलग हुई, एक तो हमारी स्टेट बैकवर्ड है, दूसरा हमारे यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ गई है। और सिर्फ यहाँ पर ही बात नहीं रुकती, जो कि हम अखबार की हेडलाइंस देख के सोचते हैं और घबरा जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या हम अपने ओपिनियंस ड्रॉ करते हैं। देखिए वहां पर एसटी की जो थी, शेड्यूल्ड ट्राइब की रिजर्वेशन, वो भी 6% से बढ़ाकर 10% हो गई। क्योंकि वो 6 से 10% हो गई। अब कहानी क्या हुई कि जब ये सारी रिजर्वेशन बढ़ रही है, तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा था कि 50% की सीलिंग है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब वहां पर टोटल हो गई है 62%। सवाल ये है कि ये वैधता है या नहीं है, ये तो देखो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम इसको 9th शेड्यूल में रख देंगे। 9th शेड्यूल में क्या रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि भैया इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है नहीं हो सकता है, इसमें मैं इस समय नहीं जाऊंगा, बट आपको कह सकता हूं कि इसके लिए आईआर कोयलो में ये लॉ भी सेटल हो चुका है कि जुडिशियल रिव्यू होगा नहीं होगा। तो इसके साथ दोस्तों बहुत धन्यवाद आपका सुनने का। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप मेरे चैनल इंस्पायर स्पेस एपीएस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप अपनी कोई भी सजेशन इंप्रूवमेंट के लिए, या आपको अगर पीडीएफ चाहिए हो इस पीपीटी की, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल भेजिए, आई विल रिवर्ट बैक टू यू। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक @inspire.aps। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने लगभग 2.5 साल प्रैक्टिस की है। 4.5 साल में हरियाणा में एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड सिविल जज काम किया। उसके बाद प्रेजेंटली आई एम टीचिंग एट कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। थैंक यू, good luck, see you soon, bye bye।